जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं अग्निवीर स्पेशल क्लास। क्या देखने वाले हैं? अग्निवीर के लिए स्पेशल जीएस जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, आप सभी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्या करना है आपको? दोस्तों में सेशन को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास देखने के बाद अंत में आप सेशन को लाइक भी करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आज हम क्या देखेंगे? अग्निवीर का जो आपको 17 अप्रैल को एग्ज़ाम है। क्या? जो आपका 17 अप्रैल को अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम लगा है, आर्मी जीडी अग्निवीर का, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास साबित होती और इस क्लास से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी साथी बने रहेंगे। आज हम क्या देखेंगे? अभी हमने बताया कि अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए जो 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके टॉप 30 प्रश्न रहेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। यानी कि कहने का इसका तात्पर्य ये है कि टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी, यानी कि आज तुम्हारा है। टू बिल्ड द टुमारो यू वांट, यानी कि आज तुम्हारा है, आज तुम्हारे पास मौका है। आप जो भविष्य में यानी कि कल आप चाहते हैं उसको आज ही आप बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी, आज तुम्हारे पास मौका है। जो आप भविष्य में यानी कि कल चाहते हैं उसको आज ही से बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, संविधान से रिलेटेड है। संविधान से शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधान है। यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है। तो सभी साथी याद रखेंगे जो आपका आर्टिकल 19 है। क्या है? आर्टिकल 19 है, इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसका अनुच्छेद 19(1) है। इसके अंदर ए बी सी डी करके प्रावधान दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रावधान है, इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको केवल वनडे एग्जाम के लिए याद रखना है कि जो अनुच्छेद 19 है ये हमें क्या देता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अलावा बात करें साथी हम अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 में सबसे पहले तो मिलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या मिलता है? प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये कहाँ पर मिलती है, तो अनुच्छेद 21 में मिलती है। इसके अलावा आप याद रखेंगे इसमें आपको अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको निजता का अधिकार भी है। किसका? जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार है साथी, ये याद रखेंगे। ये किस में है? ये आपका आर्टिकल 21 में है। इसके अलावा आर्टिकल 21 में एक और पॉइंट दिया गया है, आपको गरिमामय, कैसा याद रखेंगे, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। कैसा? जो आपका गरिमामय जीवन है, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 में 3 प्रकार की चीज़ें वर्णित हैं, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और ये क्या है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में। इसके अलावा याद रखेंगे जो आपका अनुच्छेद 21 है। क्या है? जो आपका अनुच्छेद 21 है, इसको हमने साथी 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था। किसके तहत? याद रखेंगे जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके तहत हमने इसमें जोड़ा था और शिक्षा संबंधित अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? शिक्षा संबंधी जो आपका अधिकार है, इसको किस में दिया है, तो याद रखेंगे शिक्षा संबंधित अधिकार किस में है, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 21A में। और इसमें 6 से 14 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 18 की बात कर लें तो साथी इसमें क्या मिलता है, इसमें उपाधियों का अंत मिलता है। क्या मिलता है? आपको उपाधियों का अंत मिलता है, यानी कि आप विदेश से कोई उपाधि बिना सरकार के अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सरकार चाहे तो सेना संबंधित उपाधियां आपको दे सकती है, सेना संबंधित उपाधियां, और देश की बहुत सारी पढ़ाई लिखाई से संबंधित उपाधियां आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन विदेश से कोई ऐसी उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे जिससे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। क्या कह रहा है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था।
तो याद रखेंगे जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। राष्ट्रकूट वंश में बात करें साथी, यहाँ पर दो ऑप्शन है सर। तो जो आपका राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम है, कौन, जो आपके कृष्ण प्रथम हुए हैं, इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कैलाश से याद रखेंगे ये भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है, किसका है, भगवान शिव का मंदिर है। और एक ही पहाड़ी को काटा गया है, किसको, जो एक ही पहाड़ी होती है इसी पहाड़ी को काटकर इसको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम नरसिंहदेव प्रथम की, किसकी, जो आपका नरसिंहदेव प्रथम है, इसने आपका उड़ीसा में एक मंदिर पड़ता है सूर्य मंदिर, जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, किसका, जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है साथी, ये किसने बनवाया है, ये आपका नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा बात करें राजराज प्रथम की, तो राजराज प्रथम के बारे में आप लोग याद रखेंगे, जो ये थे ये चोल वंश के एक प्रतापी शासक हुए हैं। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। किसका याद रखेंगे, जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर, तो याद रखेंगे जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, या फिर इसी को हम कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर। क्या कहते हैं साथी, इसी को हम कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण चोल वंश के प्रतापी राजा किसने करवाया है, तो राजराज प्रथम ने। और ये कहाँ पर है बृहदेश्वर मंदिर, तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु में, ये याद रखेंगे साथी, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। और एलोरा का मंदिर, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर। इसके अलावा उड़ीसा के गंगवंश ने क्या बनवाया है, तो याद रखेंगे नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए एथेन है, बी नाइट्रस ऑक्साइड है, सी कार्बन डाइऑक्साइड है, डी सल्फर डाइऑक्साइड है। तो याद रखेंगे यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर जो ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों की दोनों साथी आपकी कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। इनको याद रखेंगे, ऑप्शन बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसी गैसें हैं, ये दोनों की दोनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, याद रखेंगे, जो लाफिंग गैस है यानी कि हंसने वाली गैस है, इसको किस नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। N2 इसका क्या होता है, सूत्र होता है, और इसको हम हंसने वाली गैस भी कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड सभी ने सुना होगा, CO2, ये भी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है, और ये किसमें शामिल है, तो ग्रीन हाउस गैस में ये भी शामिल है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो जो आपकी साथी चीनी होती है, क्या है, जब चीनी बनती है इसका आसवन वगैरह होता है, साफ सफाई होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। एथेन क्या होता है, तो एथेन एक प्रकार से क्या होता है, तो याद रखेंगे जब C1 होता है तो इसको मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब आपका C1 होता है तो मीथेन कहते हैं, और जब C2 हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, ठीक है। एथ कहते हैं, लेकिन जब इसमें इन जुड़ जाता है तो एथेन हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, C1 मैथ होता है और C2 एथ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और ग्रीन हाउस में ये दोनों ऑप्शन आप इंपॉर्टेंट लगा देंगे, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों की दोनों ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। जब इस तरह से ऑप्शन मिल जाए तो आप यहाँ पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको ऑप्शन एक ही चूज करना है, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे, ठीक है। अन्यथा दोनों की दोनों आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, चौरा चौरी की घटना, क्या कह रहा है साथी, क्या कह रहा है, चौरा चौरी की घटना किसके स्थगन से संबंधित है। यानी कि स्थगन का मतलब क्या है, तो याद रखेंगे, स्थगन का मतलब यहाँ पर है यानी कि जो कोई काम हो रहा है उसको स्थगित कर दिया है, ठीक है। याद रखेंगे, जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, इससे पहले कौन सी घटना चल रही थी जिसको खत्म कर दिया गया, तो याद रखेंगे, जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। क्या चलाया गया था, याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920। कब, 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया, 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन को 4-5 फरवरी, ठीक है, याद रखेंगे, 4 या 5 फरवरी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसको 4 फरवरी मानती है, SSC 5 मानती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं देगा आप, ठीक है। तो केवल इतना याद रखेंगे, फरवरी 1922 में,
फरवरी 1922 में गोरखपुर में। कहाँ पर? ये जो चौरा चौरी घटना ऐसा थी, ये आपकी गोरखपुर में हो जाती है। कहाँ पर? तो याद रखेंगे गोरखपुर में ये घटना हो जाती है और इससे गांधी जी हो जाते हैं नाराज, क्योंकि ये घटना क्या थी, इसमें 20 से 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था आंदोलनकारियों ने। तो याद रखेंगे इससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं और किसका? असहयोग जो आंदोलन चल रहा था इसको 12 फरवरी को स्थगित कर देते हैं। याद रखेंगे 12 फरवरी को गांधी जी बारदौली से इस आंदोलन को खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो असहयोग आंदोलन हमारा किससे संबंधित, किसके स्थगन से संबंधित है? तो जो चौरा चौरी की घटना हुई थी इससे असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा बात करें बरदौली सत्याग्रह की। जो आपका बरदौली सत्याग्रह है ये आपका 1928 में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1928 में हुआ था और सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। किसने? तो याद रखेंगे जो सरदार पटेल थे आपके, पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और यह बरदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसी आंदोलन में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बरदौली की महिलाओं ने। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो जब गांधी जी नमक कानून तोड़ा था, क्या तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको नहीं माना। जब इसको नहीं माना तो गांधी जी ने 6 अप्रैल, याद रखेंगे 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या कर दिया? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा चंपारण आंदोलन क्या है? तो याद रखेंगे ये एक किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? ये एक किसान आंदोलन था और ये साथी 1917 में चला था। कब चला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जो आपका चंपारण आंदोलन है किसान आंदोलन था और 1917 में चला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असहयोग आंदोलन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से निम्न में से कौन सी बीमारी पैदा होती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। क्या कह रहा है? जो आपकी बैक्टीरिया या जीवाणु है इससे कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है यक्षमा। यक्षमा को हम तपेदिक भी कहते हैं और इसके अलावा इसको टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। और इसके लिए हम 24 मार्च को प्रतिवर्ष टीबी दिवस भी मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके किससे होता है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। इसको यक्षमा, तपेदिक और इसके अलावा आपका टीबी भी कहते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। और इसके बचाव के लिए हमारे सरकार के द्वारा बीसीजी के टीका लगवाए जा रहे हैं। किसके? याद रखेंगे जो आपका बीसीजी है इसके टीका किसके द्वारा लगवाए जा रहे हैं? तो आपके सरकार के द्वारा यक्षमा यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए लगवाए जा रहे हैं। और इसके अलावा याद रखेंगे 2025 तक इसका मिशन रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा इस नारा के साथ 2025 तक, याद रखेंगे 2025 तक भारत सरकार ने मिशन रखा है टीबी मुक्त भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें एड्स की। एड्स क्या होता है? ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। जब हम कैसी शारीरिक क्रियाएं करते हैं, यानी कि जो आपकी सेक्सुअल टाइप चीज़ें करते हैं, इससे क्या होता है? हमें HIV रोग हो जाता है, यानी कि एड्स हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा गलसुआ की बात करें तो ये भी एक वायरस से होने वाला रोग है। किससे? याद रखेंगे ये आपका एड्स भी वायरस से और गलसुआ भी वायरस से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। गलसुआ और एड्स किससे होते हैं? वायरस से। और कल हमने आपको बताया था जो आपका एड्स है इसकी जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व लेवल पर एड्स दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे मलेरिया क्या होता है? तो ये एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। किससे? जो आपका प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ इससे होने वाला रोग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और मलेरिया किससे होता है? एनाफिलीज से होता है। किससे? एनाफिलीज से होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये एक मच्छर होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा लार सलाइवा का एक लाभ नहीं है? यानी कि क्या पूछा हमसे? लाभ नहीं है। जो हमारे मुख में सलाइवा बनती है यानी कि लार बनता है, इसका कौन सा एक लाभ नहीं, यानी कि कौन सा उदाहरण निम्नलिखित में से ऑप्शन है जो सलाइवा को से संबंधित नहीं है? तो याद रखेंगे निगलने में सहायता करना। जब हम साथी भोजन करते हैं तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है? जो अपनी लार होती है ये हमको भोजन निगलने में मदद करती है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मुख और दांत यानी कि मुंह और दांतों को साफ रखना, ये भी इसका लार का ही काम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और होठों और जीवा की गति प्रदान करना। जब हम बोलते हैं तो आपने देखा होगा क्या होती है? हमारे मुंह के अंदर लार होती है और होठों में हम बार बार जीभ को फेरते हैं तो क्या होता है? लार से होंठ चिकने हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सलाइवा से संबंधित हैं, यानी कि लार तीनों में काम करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निगलने में सहायता करता है। इसके अलावा मुख और दांतों की क्या करता है? साफ रखता है। इसके अलावा होठों और जीवा को गति प्रदान करता है। इसके अलावा जो साथी आपका ऑप्शन है RBC,
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। आरबीसी के बारे में, ये आपका सलाइवा से संबंधित नहीं होगा, यानी कि लार से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि लार जो आपका है मुंह में बनता है और आरबीसी क्या होता है, खून में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा लार के बारे में एक आप याद रखेंगे, टाइलिन इसका उदाहरण है। किसका? टाइलिन लार का ही उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा अपने मुख में बनता है, ये भी याद रखेंगे। बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स सेल, ना कि रेड ब्लड सेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। रेड ब्लड कार्पल्स सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और बात करें आरबीसी की, तो इसका एक कब्रिस्तान होता है। क्या होता है साथी? इसका एक कब्रिस्तान होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखेंगे जो आपका प्लिया होता है, क्या होता है? जो आपका प्लिया होता है, ये आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और आरबीसी के लिए जब जांच करवाते हैं तो एक सीबीसी नामक जांच होती है। आरबीसी की जांच के लिए कौन सी जांच होती है? तो सीबीसी जांच होती है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? देखो यहाँ पर आपके लिए केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दे गया है, लेकिन यहीं पर आपको हिंदी में लिख कर देता था धन निष्कासन सिद्धांत। क्या दे देता? धन निष्कासन सिद्धांत। तो आप तुरंत ही क्या लगाते थे? आप दादा भाई नौरोजी चट्ट से आंसर लगा देते, क्योंकि इसने आपको घुमाया है, तो इसने इंग्लिश में ही पूरा पूछा है, ड्रेन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने दिया है? तो याद रखेंगे इसी का हिंदी वर्जन क्या है? धन निष्कासन सिद्धांत। और ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में, कब? याद रखेंगे 1901 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो याद रखेंगे द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये याद रख लेंगे, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की। और इसी पुस्तक में क्या छपा था? तो ड्रेन का सिद्धांत। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत इसी में छपा था। और दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें हम गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। किसके? जो आपके गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, ये गांधी जी के क्या थे? ये आपके राजनीतिक गुरु थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये आपके राजनीतिक किसके? गांधी के गुरु हो जाएंगे। लेकिन जो आपके गोविंद रानाडे हैं, ये महादेव गोविंद रानाडे, ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। देखो यहाँ पर गांधी से चले हम गोपाल पर आए, और गोपाल से चले किस पर आ गए? गोविंद पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण, और गोपाल कृष्ण के गुरु कौन हो जाएंगे? महादेव गोविंद रानाडे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये साथी इनको याद रखेंगे, इनका काम क्या था? तो याद रखेंगे इनको हम कहते हैं अशांति का पिता। क्या कहते हैं? भारत में अशांति का पिता किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे ये किसे कहते हैं अशांति का पिता? तो बाल गंगाधर तिलक को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और ये पूछ ले किसने कहा था? तो याद रखेंगे वैलेंटाइन। किसने? आप याद रख लेंगे, वैलेंटाइन ने। किसने कहा था? तो याद रखेंगे वैलेंटाइन्स रूल के द्वारा इसको कहा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। वैलेंटाइन्स रूल ने क्या कहा था? आपके बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का पिता कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और ड्रेन का सिद्धांत, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है साथी, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। बात करें सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है, तो आपका लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस इज द राइट आंसर। लेंस में सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। कॉर्निया का होता है जब हम अंगदान करते हैं। अंगदान करते हैं तो अंगदान में जब हमारे आंख का दान होता है तो आपकी आंख का दान इसी कॉर्निया का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूरी आंख का दान नहीं होता है, जो केवल कॉर्निया होता है इसी का दान कर दिया जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे कचाव द्रव क्या होता है, तो याद रखेंगे कॉर्निया और एक लेंस के बीच में जो गैप होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। लेंस के बीच में एक गैप होता है, उस गैप में ये एक प्रकार से द्रव के रूप में भरा रहता है, इसी को क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। और सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा हो जाएगा? तो लेंस हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एंजाइम क्या होते हैं, यानी कि आपसे पूछा है कि एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। तो याद रखेंगे जो प्रोटीन होता है ये एंजाइम होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंजाइम क्या होते हैं? तो एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जिन्हें हम नग्न आंखों से ना देख पाएं। किससे? हम इन्हें नग्न आंखों से ना देख पाएं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव के नाम से इनको जानते हैं। और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं?
ऐसे यौगिक जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, फफूंदी क्या होता है, ये एक प्रकार से फंगस होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार से क्या होता है, फंगस होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। एंजाइम क्या होते हैं, तो सभी याद रखेंगे प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन को याद रखेंगे ये एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। एंजाइम तो आपके क्या हो जाएंगे, प्रोटीन, और प्रोटीन कैसे बनते हैं, तो ये 10-10 करके 2 अमीनो एसिड मिलते हैं। ये किस क्या मिलते हैं, तो याद रखेंगे अमीनो एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अमीनो अम्ल से क्या बनते हैं, तो प्रोटीन बनते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 10 अमीनो एसिड आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, ये जो 10 अमीनो एसिड हैं ये शरीर के अंदर, और ये जो अमीनो एसिड है ये क्या होता है, इसमें होता है आपका ये 10 आपके बाहर से जो चीज़ें हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, इससे प्राप्त होते हैं। यानी कि जो प्रोटीन होता है ये आपके 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें से 10 शरीर में और 10 शरीर के बाहर होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मिलान कीजिए। क्या कह रहा है, मिलान कीजिए। मिलान की बात करें साथी तो याद रखेंगे विटी। देखो एक्वाकल्चर क्या होता है, तो एक्वाकल्चर का मतलब वो होता है, एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी। और यहाँ पर आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो आपका पानी में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है एक्वाकल्चर के लिए जो आपका पानी में हो जाएगा, तो एक्वाकल्चर हो जाएगा आपका मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर, देखो फ्लावर से समझ लेंगे, फ्लावर, तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा पुष्प का अध्ययन, और सेरिकल्चर हो जाएगा आपका रेशम का अध्ययन। इसके अलावा विटीकल्चर क्या हो जाएगा, अंगूर की खेती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखो एक बार पुनः देखते हैं। एक्वाकल्चर, एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी होता है, और पानी में कौन रहता है, मछली रहता है, तो इसलिए एक्वाकल्चर मछली से संबंधित हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी में क्या छुपा है, फ्लावर छुपा है, और फ्लावर में क्या होता है, फूल होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें सेरिकल्चर की, सेरिकल्चर क्या होता है, रेशम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो रेशम के कीटों का जब हम पालन करते हैं तो वो खेती क्या कहलाती है, सेरिकल्चर। और विटीकल्चर क्या होता है, अंगूर करने की, अंगूर जब करते हैं इसकी खेती क्या कहलाती है, विटीकल्चर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन 1 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका यूनिट है। क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका यूनिट है, तो याद रखेंगे ये एक प्रकार से किसका है, तो याद रखेंगे जो आपका पावर होता है, क्या होता है, शक्ति होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, पावर का मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और आपका 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर क्या होता है। आपने ट्रैक्टर के बारे में सुना होगा, मेरा 1 HP है, 2 HP है, तो ये एक प्रकार से 1 हॉर्स पावर होता है, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, क्या होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जूल ऊर्जा का बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, न्यूटन हो जाएगा। इसके अलावा विद्युत धारा का सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। निम्नलिखित में से ऐसे कौन महान व्यक्ति थे जिन्होंने, क्या हुआ था जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तो इसके विरोध में क्या कर दिया उन्होंने, जो अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी उसको त्याग दिया था। तो याद रखेंगे जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, एक महान कवि बंगाली लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 1919 में, तो ये अपनी नाइटहुड की जो उपाधि दी थी अंग्रेजों ने उसको त्याग देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और इनकी बात करें तो इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, क्या बहुत अक्सर चर्चा में रहती है और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसका डिस्कशन हमने कल भी किया था। याद रखेंगे जो गीतांजलि है इसके लिए इनको 1913 में क्या मिला था, साहित्य का नोबेल मिला था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। साहित्य का नोबेल कब मिला, तो 1913 में मिला। और किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए। और इसमें क्या है, ये एक प्रकार का कविता संग्रह है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा गीतांजलि क्या है, तो याद रखेंगे इसमें कविताओं का संग्रह किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक तो अभी हमने बात किया, अशांति के पिता। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता। मदन मोहन मालवीय के बारे में याद रखेंगे, इनको 5M के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ऐसे कौन से महान व्यक्ति हैं जिनके अक्षर, जिसके नाम में 5 बार माँ आता है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने क्या की थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, झूठा सोना कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, बात करें पीतल की तो ये क्या होता है, ये एक मिश्रण होता है। इसके अलावा पारा क्या होता है, इसको Hg से लिखते हैं और आवर्त सारणी में इसका 80वां स्थान है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर गर्म रहती है, किसके, जो आपका कमरा होता है कमरे के ताप पर क्या रहती है, ये गर्म रहती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। कमरे के ताप पर क्या गर्म रहता है, तो याद रख लेंगे आपका जो आपका पारा है ये रहता है। और तावा की बात करें, ये आवर्त सारणी में 29वें स्थान पर पाया जाता है और CU से इसे प्रदर्शित करते हैं, CU से इसे प्रदर्शित करते हैं। आवर्त सारणी में इसका 29वां स्थान है। और जो आपका झूठा सोना होता है इसे क्या कहते हैं साथी, पाइराइट कहते हैं। पाइराइट क्या होता है, तो ये किससे, गंधक और लोहा से मिलकर बनता है। F2S करके इसका फॉर्मूला होता है। पाइराइट इसको क्या कहते हैं, हम झूठा सोना के नाम से जानते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। क्या कह रहा है, जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, जो रामकृष्ण मिशन था, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, ये शिष्य थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, याद रखेंगे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य या फिर स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा दयानंद सरस्वती की बात करें, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1875 में की थी, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो आपका रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना सर कब हुई, तो ये 1997 में, सॉरी 1897 में, 1990 नहीं 1897 में, 1897 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे, इन्होंने 2 प्रमुख सभाएं बनाई थी। इनमें एक पहली थी 1815 में राजा राम मोहन राय ने बनाई थी आत्मीय सभा। क्या बनाई थी, याद रखेंगे, जो आपकी आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा किसने बनाई थी, ये आपकी राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने इसी सभा को 1828 में क्या नाम दे दिया, तो ब्रह्म समाज नाम दे दिया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, या सर्वाधिक तो नहीं, याद रखेंगे, कौन सा ऐसा राज्य जो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना अच्छा याद रखेंगे, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, तो बात करें हम असम की, तो असम की जो घाटियाँ होती हैं, जो घाटियों वाली ढलान खेती होती है, इसमें क्या की जाती है, असम में चाय की जाती है, कुछ इस तरह से। तो याद रखेंगे, इन्हीं में क्या होता है, बीच बीच में चाय होती है, बीच में गली होती हैं, और इनके जो बीच के ये हिस्से हैं इनमें चाय की जाती है, और इस तरह से इनकी गलियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। तो असम जो हो जाएगा ये आपके चाय के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा हो जाएगा, सबसे अच्छा राज्य हो जाएगा। लेकिन बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की एक चाय फेमस है जिसे कहते हैं दार्जिलिंग की चाय। किसकी चाय, जो आपकी दार्जिलिंग की चाय है, ये कहाँ की फेमस है, तो आपके पश्चिम बंगाल की। और पहली बार 2004 में क्या मिला था, इस चाय को GI टैग भी मिला था। जियोग्राफिकल इंडिकेटर किसे मिला था सबसे पहले, तो याद रखेंगे, दार्जिलिंग की चाय 2004 में मिला था। इसके अलावा बात करें केरल की, किसकी, केरल की बात करें साथी, तो केरल में क्या प्रसिद्ध है, तो केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। किसका, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, और पश्चिम बंगाल किसके उत्पादन में सर्वाधिक है, देखो पहले स्थान पर सर्वाधिक उत्पादन क्या करता है, तो पश्चिम बंगाल चावल करता है। लेकिन एक और प्रश्न पूछा जाता है, चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो चावल का कटोरा उत्तर अपने भारत में क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चावल के कटोरा का उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा, लेकिन सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं। और चाय का राज्य कौन हो जाएगा, आपका असम हो जाएगा। और चाय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रख लेंगे आप लोग, चाय में एक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चाय में एक अम्ल पाया जाता है, कहीं इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था। टैनिक अम्ल 2018 के शायद पुलिस में ही पूछा गया था। जो आपका टैनिक अम्ल होता है ये किस में होता है, ये आपके चाय में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। निम्न में से कौन सी नदी है जिसके किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। तो याद रखेंगे, मिस्र की सभ्यता के बारे में इन 4 ऑप्शन में आप छाप के बताएंगे। ठीक है, तो मिस्र कहाँ पर है, सबसे पहले ये याद रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कहाँ पर, दक्षिण जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका, दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका मिस्र देश है। ठीक है, सबसे उत्तरी देश है, और रेगिस्तान भी यहाँ का फेमस है। इसके अलावा जो आपकी मिस्र की नदी है, नील नदी,
कौन सी नदी? नील नदी, क्योंकि मिस्र को नील नदी के कारण ही क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखेंगे। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं और ये किस नदी के किनारे स्थित है? नील के, और इसी किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। बात करें दजला और फरात, ये नदियां साथी ईरान की हैं। कहाँ की हैं? तो याद रखेंगे ईरान की नदियां हैं और इन्हीं नदियों के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी थी? दजला और फरात दो नदियां हैं, इनके किनारे कौन बसी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। और जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये आपकी कैसी सभ्यता थी? ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण, यानी कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी किसानों वाली सभ्यता थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा नील नदी में तो हमने चर्चा की मिस्र की सभ्यता की, और सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता है ये एक शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण होती है, लेकिन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता पूछ ले तो ये एक शहरी सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें लिम्पोपो नदी की। लिम्पोपो जो नदी है ये अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पर? जो लिम्पोपो नदी है ये इस प्रकार से आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। कौन सा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लिम्पोपो नदी यहाँ पर बहती है। जो आपकी ये मकर रेखा निकलती है, इसको दो बार काटने वाली नदी है। जो आपकी लिम्पोपो नदी है ये अफ्रीका में मकर रेखा को दो बार काटती है। अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और कर्क रेखा के बारे में याद रखेंगे, जो आपकी माही नदी है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन ऊपर सभी दे दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, इसका डेट पूछ रहा है आपसे। बात करें 1939 से 1945 तक, तो यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। क्या होता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो इतना दिमाग लगाओगे सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो आपका ये ऑप्शन 65 से 71 है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1914 से लेकर के 1918 तक क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो ये भी याद रखेंगे, 1939 से लेकर के 1945 तक। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें 1965 की, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध होता है, याद रखेंगे। दूसरा युद्ध था ये भारत पाकिस्तान का 1965 का, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हारता है। इसके अलावा 1971 की बात करें तो एक बार पुनः भारत पाकिस्तान भिड़ते हैं, भारत पाकिस्तान का होता है, और इसमें भी पाकिस्तान हार जाता है, और लेकिन नया देश बनता है जिसका नाम बना बांग्लादेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बांग्लादेश एक नया देश बनता है 1971 के युद्ध के बाद। इसमें पाकिस्तान को बहुत मारा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और उपर्युक्त सभी तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक, द्वितीय 1939 से 1945 तक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न कह रहा है कृष्णा नदी का उद्गम निम्न में से किसके समीप होता है? देखो मैंने आपके लिए हर प्रकार के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, हर प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान पर हुआ है? तो आपको यदि क्लास पसंद आ रही है साथी, तो आप एक बार से सेशन को लाइक कर देंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लास अगर इस तरह की इंपॉर्टेंट लगे तो आप दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखेंगे, जो आपकी महाबलेश्वर की पहाड़ी है। कौन सी? महाबलेश्वर की पहाड़ी, ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाबलेश्वर की पहाड़ी है, ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है, और यहीं से क्या निकलती है? भारत की, दक्षिण भारत की एक अच्छी नदी है, यानी कि इंपॉर्टेंट नदी है, कृष्णा नदी निकलती है। क्या निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कृष्णा नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है विजयवाड़ा। क्या नाम है? विजयवाड़ा ये शहर है, इसके किनारे स्थित, और ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का एक शहर है विजयवाड़ा, ये किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे। बात करें अमरकंटक की, तो अमरकंटक में 3 नदियां निकलती हैं साथी, याद रखेंगे। अमरकंटक में 3 नदियां निकलती हैं, एक सोन निकलती है, इसके अलावा आपकी नर्मदा निकलती है। कौन सी? नर्मदा निकलती है, और कौन सी निकलती है आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, ऐसी कौन सी नदी है आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। जिसने बता दिया उसके लिए 10 रुपये फ़ोन पे। ठीक है, 10 रुपये फ़ोन पे, तुरंत इनाम। ठीक है, तो आप बताएंगे तीसरी कौन सी नदी है जो निकलती है किससे? गूगल कोई नहीं करेगा। ठीक है, तीसरी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से तीसरी कौन सी नदी निकलती है? अगला प्रश्न कह रहा है नासिक। नासिक के बारे में याद रखेंगे, नासिक में याद रखेंगे गोदावरी नदी। कौन सी साथी? आप याद रख लेंगे कि जो गोदावरी नदी है। कौन सी? जो आप गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नासिक में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। और सतपुड़ा की पहाड़ी से एक और प्रश्न याद रखेंगे, यहाँ पर ताप्ती नदी निकलती है। क्या निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, कहाँ से, सतपुड़ा की पहाड़ी से। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा आंसर आप बताएंगे, अमरकंटक से तीसरी कौन सी नदी निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। क्या कह रहा है, वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्या हो जाएगा, वह कौन सा मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित गुजारे, हुमायूं। देखो यदि आपके दिमाग में बाबर आ रहा है तो याद रखेंगे, जब मुगल बादशाह लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, मुगल बादशाह। और बाबर ने जब निर्वासन किया था तो उस समय वो मुगल बादशाह नहीं था, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना ही आपकी 1526 के युद्ध के बाद होती है। तो यहाँ पर आपका बाबर नहीं होगा, यदि आपके जहन में आ रहा है तो बाबर नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें हम किसकी, हुमायूं की, तो हुमायूं को 1540 में, आखिरी बार 1540 में किसने, शेरशाह सूरी ने, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। कहाँ के, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, इसी को कन्नौज का युद्ध भी जानते हैं। इसमें पूर्ण रूप से हरा करके किसने, शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, शेरशाह सूरी ने इसको पूर्ण रूप से हरा दिया। और जब इसको हरा दिया तो ये कहाँ चला गया, भारत, इसके जो इसका साम्राज्य था इसको छोड़कर चला गया पंजाब वाले क्षेत्र में। तो वहीं पर ये कुछ दिन रहा। इसके बाद 1555 में दोबारा से इसने अटैक किया, क्योंकि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी और अंतिम जो राजा था शेरशाह सूरी का, उसको हरा दिया। इसके बाद पुनः मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 बार इसका राज तिलक भी हुआ था। और क्या, जो हुमायूं हो जाएगा आपका, इसको याद रखेंगे, इसने 15 वर्ष क्या किए थे, निर्वासित होकर गुजारे थे, ठीक है, वनवास काटा था इसने। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। और शेरशाह सूरी ने, ये भी याद रख लेंगे, 1540 में सूर्यवंश की स्थापना की थी। किस वंश की, तो सूर्यवंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें मोहम्मद शाह रंगीला की, ये एक रंगीला बादशाह था साथी। ये अपने साथ बहुत सारी कन्याएं रखता था, ठीक है। ये 24 घंटा भोग विलास में ही विलीन रहता था। लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा है, करनाल का युद्ध, ये याद रख लेंगे। इससे करनाल का युद्ध पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, करनाल का युद्ध पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। कहाँ का युद्ध, करनाल का युद्ध। ये कब हुआ था, तो 1739 में हुआ था। 1739 में हुआ था। नादिर शाह, कौन, नादिर शाह था ईरान का शासक, फारस का शासक नादिर शाह था। इसने मोहम्मद शाह रंगीला को बुरी तरह हराया था और पूरी तरह से दिल्ली को लूटकर चला गया था। बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। किसका, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं, याद रखेंगे। जो शाहजहां का शासनकाल है इसको कहते हैं स्थापत्य कला का शासनकाल, क्योंकि इसने बहुत सारे महल बनवाए थे, ठीक है। इसी में एक आपका ताजमहल था, जो आपका 7 अजूबों में से शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा मलयालम है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। कह रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी भाषा मलयालम है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे, बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ की भाषा क्या हो जाएगी आपकी, तमिलनाडु, ठीक है। तमिल भाषा याद रखेंगे। जो तमिल भाषा है ये भारत की सबसे प्राचीन भाषा भी मानी जाती है। और याद रखेंगे, और ये आपकी शास्त्रीय भाषा भी है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगी तमिल भाषा। इसके अलावा बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में हो जाएगी आपकी कन्नड़ भाषा। कौन सी, साथी, कन्नड़ भाषा हो जाएगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें केरल की, तो केरल में आपकी हो जाएगी मलयालम। क्या हो जाएगी, जो आपकी मलयालम होती है ये कहाँ पर बोली जाती है, ये केरल में बोली जाती है। और आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। तेलुगु कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा तेलंगाना में भी क्या बोली जाती है, तेलंगाना में भी तेलुगु बोली जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन बात करें ये सारी की सारी भाषाएं कैसी भाषाएं हैं, ये सभी की सभी भाषाएं आपकी शास्त्रीय भाषाएं। कैसी भाषाएं साथी, शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक बार फिर से सही मिलान कीजिए। क्या कह रहा है, याद रखेंगे, सही मिलान की बात कर रहा है। तो सभी याद रखेंगे। बात करें, देखो एक तरफ क्या दिए गए हैं, देश दिए गए हैं। देश के अलावा दूसरी तरफ क्या है, उनकी मुद्राएं हैं। तो याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप लोग याद रख लेंगे। बात करें चीन की, तो चीन की मुद्रा हो जाएगी रेमेनबी। और रेमेनबी को ही एक और अन्य नाम से जानते हैं, याद रख लेंगे सभी साथी। रेमेनबी को किस नाम से जानते हैं, इसको युआन नाम से जानते हैं। किस नाम से, जो आपकी युआन है, युआन, ये भी आपकी यही मुद्रा हो जाएगी रेमेनबी, ठीक है। रेमेनबी किस नाम से जानते हैं, युआन से। बात करें रूस की, तो रूस की हो जाएगी रूबल। कौन हो जाएगी साथी, याद रखेंगे, रूस की मुद्रा रूबल हो जाएगी। जापान की बात करें तो जापान की येन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, याद रखेंगे, जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। और ईरान की तोमान हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखो पुनः देखते हैं, चीन की मुद्रा रेमेनबी या युआन, रूस की मुद्रा रूबल, जापान की मुद्रा येन और आपकी ईरान की तोमान। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे, ठीक है।
तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और आपको प्रीवियस ईयर आर्मी जीडी का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन है, सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपसे निवेदन है आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आप ये ना सोचें कि ये क्लास केवल जीएस जीके की है, यानी कि आर्मी अग्निवीर के लिए। किसके लिए है? आर्मी के लिए। ये ऐसा कुछ नहीं है साथी, ये क्लास जो जीएस जीके जो भी एग्जाम में पूछी जाती है उससे संबंधित क्लास है, ठीक है। देखते रहिए जीएस अब बाई डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।